जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस कह लें, इसको यूं भी वैसे कहा जा सकता है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। दोनों मतलब एक ही बात है, आप इस कह सकते हैं। तो इसमें ना कुछ मतलब जो है कि वो 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटलिस्ट की कह लेंगे, कैटालिटिक रिएक्शंस की। उनको हमने डिटेल में एग्जांपल्स के साथ क्या करना है, उनको हमने डिस्कस करना है। अब इसमें मतलब जो पहली चीज जो है कि जो आपकी इसमें स्क्रीन पे मैं यहाँ पे पहले मैं शेयर करवा लूँ थोड़ा सा मटेरियल। जी बेटा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना ये आ रहा है कि इसमें अगर आप देखें तो आर्टिकल जो हमने डिस्कस करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटालिटिक रिएक्शन। अब इसमें देखिए पहली जो हेडिंग है, हेडिंग जो बोल्ड मतलब इसमें लेटर्स में लिखा हुआ है कि द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन mass एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये मतलब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हमने इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। तो यानी इसको सिंपली हम ये कहते हैं कि कोई भी केमिकल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जब हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो एक बात तो तय है कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर या केमिकल रिएक्शंस के अंदर केमिकली कंज्यूम नहीं होता, केमिकली डिके नहीं होता, केमिकली इन्वॉल्व नहीं होता। तो कैटलिस्ट जो होता है इसका रोल क्या है? इसका रोल होता है सिंपली आप कह लें कि ये आप कह लें सरफेस प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के, वो अटैच होते हैं सरफेस के साथ आकर, केमिकली रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और कैटलिस्ट से इन जनरल क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट जो है वो स्ट्रक्चरली तो इन्वॉल्व होता है, स्ट्रक्चरली तो इन्वॉल्व है, उसकी सरफेस जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है, यूज हो रही होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, लेकिन वो खुद केमिकली इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है कैटालिसिस का, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन तो उसकी जो केमिकल नेचर है कैटालिस्ट की वो सेम होती है। तो इसमें जो एग्जांपल मतलब पैराग्राफ में दी गई है मतलब ये सिंपली आपने इसको यहाँ से पढ़ लेना। अगर मैं आपको यहाँ से मैं समझाऊं, ये एक प्रोसेस है, अगर आप इसको देखें एक मैंने यहाँ लिखा है, ये एक पेज मतलब आपकी ना उस पे स्क्रीन पे आ रहा है। ये बेटा एक प्रोसेस है पोटाशियम पर पोटाशियम क्लोरेट। ये मतलब इसमें हम क्या कर रही है, डिकम्पोज होता है, पोटाशियम क्लोराइड बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इसमें देखें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखें ये जब हम रिएक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, जहां मेरा ये एरो है, ये बेसिकली ग्रेनुल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसकी आपकी किसी हद तक आप कह लें इसकी सरफेस शाइनी सरफेस होती है। लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी पोटाशियम क्लोरेट जो है ये डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जब हम सोल्यूशन के अंदर जब हम सोल्यूशन के अंदर अपने कैटलिस्ट को देखते हैं, तो वो उस बीकर अगर है तो उसकी बॉटम में, सोल्यूशन की बॉटम में वो पाउडर फॉर्म में क्या होता है, वो मौजूद होता है। तो यानी आप सिंपली ये कह लें कि उसकी जो आप कह लें जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल उसमें चेंज आ जाती है। स्ट्रक्चरल चेंज कह रहे हैं वो भी आ जाती है, तो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है। तो यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो हमने ग्रेनुल्स की फॉर्म में लिया था वो हमें किस फॉर्म में हासिल होता है, पाउडर फॉर्म। तो कहने का मकसद ये है कि यानी ये इस बात की ये जो रिएक्शन है वो इस बात की दलील होती है कि जो कैटलिस्ट होता है ये रिएक्शन के दौरान जो है केमिकली डीके कंज्यूम तो नहीं होता, लेकिन फिजिकल इसमें मतलब जो है कि वो चेंज आ जाती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है। अच्छा, दूसरी इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगर मैं आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखें। हाँ, ये दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या है? A small quantity of catalyst is generally needed to produce almost unlimited reaction। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो इतना इफेक्टिव होते हैं, दे आर इफेक्टिव इन नेचर, कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज आप कह लें कि भाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट
can catalyze a large amount of reactants into products। यानी कैटलिस्ट की जो है वो बहुत कम अमाउंट की जो है हम रिएक्शन में यूज करते हैं, और वो बल्क में या बहुत लार्ज अमाउंट रिएक्टेंट्स की उसको इजीली कैटलाइज करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें मतलब अगर हम एग्जांपल्स लें, मतलब एक एग्जांपल जो है कि वो यहाँ पे अगर हम देखें कि मैं आपकी जरा स्क्रीन पे एक रिएक्शन को मैं यहाँ शेयर करवाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये आप देखें, आप स्क्रीन के ऊपर है लिखा हुआ इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट। ये भी कहा जा सकता है, देखिए जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जब कंबाइन होती है वाटर बनता है। ओके, अगर इसमें हम कैटलिस्ट जो है वो प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, करते हैं। अगर हम सिर्फ 1 मिलीग्राम, अगर हम 1 मिलीग्राम प्लैटिनम मेटल ऐड करें सोल्यूशन के अंदर या रिएक्शन मिक्सर के अंदर, तो ये कितनी रिएक्टेंट की अमाउंट को कैटलाइज कर सकता है? 2.5 डीएम क्यूब हाइड्रोजन जो है उसको ये कैटलाइज करके ये किस में कन्वर्ट कर सकता है? प्रोडक्ट में। 2.5 डीएम क्यूब हाइड्रोजन जो है वो मतलब जो है कि 1.25 डीएम क्यूब ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करके 2.5 डीएम क्यूब वाटर बना सकते हैं। एक बात ये ध्यान में रखें, इक्वेशन को मैं बैलेंस में नहीं कर सका, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 आएगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये combines with 1 mole of oxygen to form 2 moles of आप कह लें वाटर। तो ये हमारे पास, अच्छा तो इसमें बेटे मतलब हमारे पास ये है कि अब अगली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ अगर हम देखें, या इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम वापस आए तो यहाँ पे यानी आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो ये दी गई है। जनरली तो ऐसे होता है कि बहुत कम अमाउंट जो है कैटलिस्ट की वो इनफ होती है टू कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। लेकिन एक्सेप्शनल सम एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर। उसमें ये होता है जी, मिसाल के तौर पर ये बेंजीन है ना, ठीक है, ये जब इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड, ये वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली इथाइल बेंजीन बनता है, HCl। तो इसमें मतलब जो है कि जो हम कैटलिस्ट लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको हमने इधर लार्ज अमाउंट में लेना होता है, फिर ये उसको इजीली क्या करता है? कैटलाइज करता है। तो यही बात है कि इसमें तकरीबन जितना रिएक्टेंट होता है उसमें तकरीबन 30% के करीब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ऐड करते हैं, वो कैटलाइज करके अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। एक और एग्जांपल दी गई है, वो एग्जांपल बेसिकली क्या है? वो है ये एस्टर है। इसमें जब वाटर ऐड करते हैं और एज ए कैटलिस्ट कोई एसिड, ये मतलब जो है कि ये कोई बेस ऐड करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। तो इसमें जितना ज्यादा हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे ना, एसिड ठीक है या बेस, ये सोल्यूशन फॉर्म में होता है, जितना कैटलिस्ट ज्यादा ऐड करेंगे उतना रिएक्शन की स्पीड या रेट ज्यादा होता है। इन जनरल यही है, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज needed, is enough to catalyze a large amount of reactants into product, but some exceptions are also there। ये हमारे पास। अच्छा, तीसरा इसमें जो पॉइंट है कि वो हमारे पास ये है कि a catalyst is more effective when finely divided। देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी कैटलिस्ट जो है वो अगर आप कह लें कि फाइनली डिवाइडेड होगा, यानी आप कह लें कि मतलब जो है कि वो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन कह लें, या जिसकी सरफेस जो हाईली पोरस होगा या जिसका सरफेस एरिया बहुत हाई होगा, तो वो कैटलिस्ट जो है बड़ा इफेक्टिव कैटलिस्ट के तौर पर क्या होता है? वो यूटिलाइज हो सकता है, वो यूज होता है। ठीक है, अच्छा तो इसमें मतलब जो है कि अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एक एग्जांपल जो है मैं यहाँ से आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये एक एग्जांपल अगर आप गौर से देखें तो ये है कि इथीन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स कह लें। इसमें ये होता है कि जो इथीन है हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन होता है तो हमारे पास ना इथेन बनता है। इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो निकल होता है, और अगर आपको याद हो तो इसमें जो हम टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं वो 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें देखें, अगर हम ये नॉर्मल जो निकल है, एक आम मेटल होती है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इतना एक टेम्परेचर हमें क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड निकल, जिसको हम कहते हैं रेनी निकल कहते हैं, आप थोड़ा सा इसको मतलब जो है कि अगर आपके जहन में ये है
लिखा हुआ आ रहा है कि सॉरी, मैं जरा दोबारा बेटा ये शेयर करवा लूँ। ये सॉरी, ये आप स्क्रीन पे, ये इथीन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, ठीक है, रेनी निकल इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड निकल होता है, इसकी सरफेस हाईली हाईली पोरस होती है, फाइनली डिवाइडेड होता है। तो इससे क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो फिर 200 टू 300 टेम्परेचर की बजाय 100 डिग्री पर भी प्रोसीड हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस की वजह से होता है। हालांकि इस रिएक्शन में भी रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, इस स्टेप में भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम होते हैं। द ओनली डिफरेंस लाइज इन द, आप कह लें, इफेक्टिवनेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो इसमें हम रेनी निकल इस्तेमाल करते हैं, ये हाईली इफेक्टिव कैटलिस्ट है, ये इजीली रिएक्टेंट्स को कैटलाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब जो है कि उसकी रीजन क्या है, ये हम पहले भी मतलब इसको आपके जहन में होगा, ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा। जो रेनी निकल होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, हाईली पोरस सरफेस होती है, पोरस सरफेस एरिया बहुत हाई होता है, इफेक्टिव कैटलिस्ट होता है। तो यही बात हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर भी, कि वापस हम आते हैं कि भाई अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। ये मैंने आपको रेनी निकल वाली एग्जांपल से ये बात मैंने आपको समझाई है। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। देखें, इसको जनरली हम ये कहते हैं कि वन कैटलिस्ट आप कह लें, ठीक है, वन रिएक्शन वन कैटलिस्ट। होता ये है कि देखें हर सब्सटेंस की अपनी एक केमिकल नेचर होती है, ठीक है, उसका अपना एक मोड ऑफ एक्शन होता है। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन के अंदर नेचर ऑफ कैटलिस्ट को चेंज करते हैं, नेचर ऑफ कैटलिस्ट को चेंज करने से सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम नेचर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम कैटलिस्ट को चेंज करते हैं तो नेचर ऑफ रिएक्शन या नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ दो केमिकल रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस के अंदर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट्स सेम है, किस चीज का फर्क है? कैटलिस्ट का। एथेनॉल में अगर आप एल्यूमिना Al2O3 अगर ऐड करें तो एथेनॉल की डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, इथीन बनता है वाटर का। लेकिन अगर इसी एथेनॉल में हम कॉपर ऐड कर दें, हॉट कॉपर, ठीक है, ये भी एक ये मेटल है, तो फिर एथेनॉल जो है इसकी डिहाइड्रेशन नहीं होती बल्कि डिहाइड्रोजिनेशन हो जाती है, और एथेनॉल जो है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एसिड एल्डिहाइड एथेनल एथेनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अ कैटलिस्ट जो होता है इट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन, ठीक है। तो वन कैटलिस्ट आप कह रहे हैं फॉर वन रिएक्शन, ये इस तरह से होता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक है, हम कहते हैं कैटलिस्ट कैन नॉट इन जनरल इनिशिएट अ रिएक्शन। वैसे ये बात मतलब कि अगर जनरली क्या होता है कि जो कैटलिस्ट, अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, सॉरी, जनरली ये होता है कि कोई भी प्रोसेस है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कैटलिस्ट को ऐड करने से भी वो स्टार्ट नहीं होता। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर देयर, हर जगह पे कुछ ना कुछ बेटा एक्सेप्शंस होती हैं। तो बात ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि भाई कैटलिस्ट को बेसिकली ऐड किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो रिएक्शंस की स्पीड को क्या करता है, कि वो चेंज कर देता है, या एनहांस कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास मतलब, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन है ना और ऑक्सीजन, अगर हम इसको मिक्स कर दें रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते। जैसे हम सांस ले रहे हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर, अब इसमें हमें पता है तकरीबन मतलब जो है कि इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ट्रेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी इसमें हो सकती है। लेकिन ये है कि अगर हम किसी कंटेनर के अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स कर दें रूम टेम्परेचर के ऊपर, दे विल नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर। लेकिन अगर हम इसमें प्लाटिनम ब्लैक अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो इन अ फ्यू सेकंड ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी जो लॉजिक है, जो रीजन है, वो आपने ये ध्यान में रखनी है कि देखिए जो कैटलिस्ट होता है ना, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, असल में ये रिएक्शन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है। हर रिएक्शन की अपनी एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी आप कह लें कि भाई मतलब आप अपनी एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है। तो कैटलिस्ट जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है हर रिएक्शन की।
उसकी वजह से वो जो रिएक्शंस होते हैं तो उनके जो रेट होते हैं वो जनरली एनहांस हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर भी यही है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है, तो फिर इजीली हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जनरली है। अच्छा, अब इसमें एक और है कैटलिस्ट, एक और है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम although it shortens the time required to establish the equilibrium। देखिए बात ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस है वो आप विदाउट कैटलिस्ट अगर प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट में, एक वक्त आएगा इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होगी, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, वो हम नोट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसी रिएक्शन को हम दोबारा प्रोसीड करवाते हैं। कैसे कि हम उसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। अगर आप कैटलिस्ट अब ऐड करेंगे, अब क्या होगा, अब ये नहीं हो सकता कि भाई कैटलिस्ट को ऐड करने से जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है, वो चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट जो होता है ये इट डज नॉट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, या रिएक्शन मिक्सचर कह लें आप, या इट डज नॉट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं होता। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जस्ट इंक्रीजेस द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये रेट्स को एनहांस करता है and helps to attain the equilibrium earlier, sooner। तो अगर आप कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक प्रोसेस प्रोसीड करवाएं, इक्विलिब्रियम अटेन करें, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। वो उस प्रोसेस के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी कि जो प्रोसेस विदाउट कैटलिस्ट हम प्रोसीड करवाते हैं। तो बस फर्क ये होगा दोनों के अंदर, विदाउट कैटलिस्ट और कैटलिस्ट वाले प्रोसेस के अंदर, कि जहां कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वहां पर सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में बहुत जल्दी आ जाता है। इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम अर्लियर कह लें, एज कंपेयर टू दोज प्रोसेसेस व्हिच आर प्रोसीडेड या व्हिच प्रोसीड्स इन द एब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट। अब यहाँ पर यही बात जो है वो की गई है कि अमोनिया की सिंथेसिस का प्रोसेस है, विदाउट कैटलिस्ट अगर हम करेंगे, कंपोजिशन नोट कर लेते हैं, फिर कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है तो उसकी कंपोजिशन सेम होती है। लेकिन फर्क ये होता है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब प्रोसेस को प्रोसीड करवाते हैं तो जाहिरी बात है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में बहुत जल्दी आ जाता है। तो यही वो कहना चाह रहा है। तो इसको इस फिगर 21.1 से मतलब यहाँ पर ये समझाया हुआ है, ये भी आपके सामने स्क्रीन पर, इसको आप देख। अच्छा, अगली बात है चेंज ऑफ टेम्परेचर अल्टर्स द रेट ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन as it would do for the same reaction without a catalyst। Change of temperature alters the rate of catalytic reaction as it would do for the same reaction without the catalyst। तो इसमें मतलब जो है ना कि वो मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब कोई भी प्रोसेस है उसमें अगर कंसंट्रेशन को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, टेम्परेचर को, तो उससे जो सिस्टम होता है यानी इक्विलिब्रियम होता है, उससे वो क्या होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, ये तो इन जनरली देखने में आया है कि अगर कोई भी सिस्टम होगा, रिएक्शन होगा ना, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो ये होता है कि कैटलिस्ट है, अगर मिसाल के तौर पर कि एक टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, एक खास टेम्परेचर तक उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर इस टेम्परेचर के बियॉन्ड अगर हम टेम्परेचर पर चले जाएं तो वो जो कैटलिस्ट होता है बेसिकली, तो वो डीनेचुरेशन भी शुरू हो जाती है कह लें, या उसमें स्ट्रक्चरल ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती है कि उल्टा फिर उसकी एक्टिविटी एनहांस इंक्रीज होने की बजाय वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है यानी फिर वो उस फर्दर टेम्परेचर से अगर यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर वो उल्टा जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है बजाय वो इंक्रीज होने। तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि जो कैटलिस्ट जो होता है इट आल्सो अफेक्ट्स द मतलब कैटालिटिक रिएक्शन या रेट्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस। अच्छा, आगे है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है भाई? जनरली भी मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा सब्सटेंस जो हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस कर दे, इंक्रीज कर दे, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, मिसाल मतलब इसकी अगर डेफिनेशन यहाँ से देख लेनी ले रहे हैं आपने,
द सब्सटेंस विच आप कह लें कि although itself not a catalyst but increases, enhance या promotes the activity of a catalyst is called as promoter. For example, अमोनिया की जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें हमें पता है कि हम आयरन एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, लेकिन अगर हम इस आयरन के अंदर अगर हम मोलिब्डिनम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो ऊपर लिखा हुआ भी है, अगर हम ये ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का, इसका जो रेट है, स्पीड है, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी क्या रीजन होती है? रीजन सिंपल ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, उससे उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, उसका जो रेट है वो भी क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, इनको प्रमोटर कहा जाता है, प्रमोटर कह लें आप, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप के ज़हन में हो, ये हमने मतलब आपने केमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में, उसमें मतलब जो है कि तकरीबन जो 11th चैप्टर था अल्कोहल्स वाला, उसमें आपने मतलब ये पढ़ा होगा। जो पहला उसका टॉपिक था आप कह लें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। उसमें ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से केमिकली रिएक्ट करवाते हैं, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, मिक्सर यूज करते हैं कैटलिस्ट का, जिंक ऑक्साइड का, क्रोमियम ऑक्साइड का। तो ये कैटलिस्ट आपस में केमिकली रिएक्ट करके मेथनॉल बनाते हैं। तो ये हमारे पास इसी तरह मतलब जो है एक्सप्लेनेशन, वो रीजन बता रहा है, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई सम ऑफ द कंपाउंड जो है, या हाउ सम ऑफ द कंपाउंड्स एनहांसेस या इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। तो पहला इसमें ये है कि चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग। तो हमने देखे पहले भी बच्चे इसमें डिस्कस किया था कि जो कैटलिस्ट होता है ना, ये सरफेस प्रोवाइड करता है, इसकी सरफेस के ऊपर मेटल के या कैटलिस्ट के एटम्स होते हैं। अब जैसे ये विदाउट फिगर 21.2 आपके स्क्रीन पे, अगर विदाउट मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस हो, ठीक है, कैटलिस्ट के अंदर, तो सपोज उसमें अगर निकल है, हम उसकी मतलब इथीन की हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो उसमें निकल जो है वो इस तरह इसके एटम जो है क्लोजली पैक्ड हो, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा, वो मतलब कैटलाइज होगा, जो भी है। लेकिन अगर इसके अंदर हम मतलब कोई मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इस तरह के कोई हम सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं, ये क्या करते हैं, ये जाकर उस कैटलिस्ट की सरफेस के अंदर क्या करते हैं, उनमें एटम्स के दरमियान ये एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक, ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारे मेटल एटम्स हैं, कैटलिस्ट के एटम्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उससे ये होता है स्पेसिंग बढ़ जाती है, उससे ये होता है कि फिर आने वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो जब अटैच होने लगता है तो इंटरेक्ट तो करेगा वो कैटलिस्ट के एटम्स के साथ, तो फिर एक उन मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, बॉन्ड डिस्टेंस, वो एक नॉर्मल डिस्टेंस की निस्बत क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। जब वो बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होती हैं उसके मॉलिक्यूल के ब्रेक होने के, बॉन्ड के ब्रेक होने के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो उससे भी ओवरऑल क्या होता है, वो जो रेट होता है ना, उसके ऊपर अफेक्ट होता है, फर्क पड़ता है। तो इसीलिए भी एक इसमें जो पॉइंट है, वो फैक्टर है, वो ये भी है, ठीक है। दूसरी बात, इंक्रीज ऑफ पीक्स एंड क्रैक्स कह लें, तो इसमें वो मतलब जो है कि वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली उसका यही हमारे पास है। अच्छा, दूसरा है कैटालिटिक पॉइजनिंग। कैटालिटिक पॉइजनिंग ये होता है कि अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करें अपने प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो जो सब्सटेंस जो है हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को उल्टा डिक्रीज करते हैं, तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। तो इसमें मतलब जो है कि एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कैटलिस्ट लेते हैं, प्लाटिनम भी लेते हैं। लेकिन अगर इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड हो, तो आर्सेनिक ऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ये हमारे कैटलिस्ट प्लाटिनम की एक्टिविटी को कम करता है, तो उससे ओवरऑल सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो सिंथेसिस है वो अफेक्ट होती है, वो डिक्रीज होती है, उसकी यील्ड कम हो जाती है। इसी तरह एक और इंडस्ट्रियली एक इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। इसमें हम आयरन यूज करते हैं, अभी भी डिस्कस किया। अगर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हो, अगर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हो, ये क्या करता है, ये हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, उससे भी ओवरऑल रेट जो है वो डिक्रीज होता है।
अच्छा, इसके अलावा जो है कि अगर हम हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन जब होता है तो वाटर बनता है, इसमें हम प्लैटिनम कैटलिस्ट लेते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो वो हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, मतलब ये जो सब्सटेंसेस हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इन प्रोसेसेस के अंदर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं, इनको पॉइजन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, रिटार्डर भी कह लें आप, इनहिबिटर जो भी आप कह लें। तो ये हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ओवरऑल कम करते हैं। अब इसकी ना दो रीजंस मतलब जो एक्सप्लेन की जाती हैं, जस्टिफाई की जाती हैं कि हाउ दीज सब्सटेंसेस कैन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ आवर कैटलिस्ट। तो उसमें एक तो पहली जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है कि मतलब ये है कि जिस तरह ये पहले दो हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके मतलब ये होता है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारे कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर क्या होता है, ये अटैच हो जाते हैं, ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं। जैसे आप देखें ये दीवारें होती हैं, तो दीवारों के ऊपर जैसे हम पेंट करते हैं प्लास्टर के ऊपर, तो वो पेंट एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, फिर किसी भी चीज को वो मतलब प्लास्टर के साथ, सीमेंट के साथ स्टक नहीं होने देता, अटैच नहीं होने देता, ये एक बैरियर के तौर पर काम करता है। इसी तरह से ये सब्सटेंस जब हमारे कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, फिर कोई दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आके इजीली अटैच नहीं हो सकता रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ। जब वो कैटलिस्ट के साथ अटैच नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्ट आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, तो रेट अल्टीमेटली क्या होता है, बट डिक्रीज हो जाता है। और दूसरी इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि इन सम केसेस ये होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो कैटलिस्ट के साथ आकर ना बिल्कुल अटैच हो जाता है। आप कह लें कि भाई वो केमिकली कंबाइन हो जाता है। जैसे ये फिगर 21.3 में अगर देखें, अगर प्लाटिनम है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उसमें मौजूद हो, तो वो इस तरह से ना केमिकली अटैच हो जाता है, बॉन्ड बना के, तो यानी वो अटैच हो जाएगा मेटल्स के साथ। तो उसकी वजह से ही यही होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इजीली अटैच नहीं हो सकते, तो उस रिएक्शन की या प्रोसेस की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द टू मेन फैक्टर्स, ठीक है, ड्यू टू विच सम ऑफ द सब्सटेंसेस may decrease the activity of our catalyst in the process कह लें, या in the process of catalysis कह लें, ठीक है। इसके बाद एक प्रोसेस है ऑटोकैटालिसिस। ऑटोकैटालिसिस क्या होता है मैं जनरली बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात ना कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होता है और वो खुद ब खुद कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट्स टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बनता जाएगा कैटलिस्ट के तौर पे काम करता जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। तो उस सब्सटेंस को ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं, प्रोसेस को कहा जाता है ऑटो कैटालिसिस। अब इसमें जो एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं अमूमन, वो हमारे पास बेसिकली है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोलिसिस और एस्टर जो है ये असल में क्या है, ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। अगर इसमें पानी डालें हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, तो एसिड बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अल्कोहल बनता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है फिर ये डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, तो वो हाइड्रोजन आयन एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, इस रिएक्शन को क्या करते जाते हैं, कैटलाइज करते जाते हैं। तो इसमें इस हाइड्रोलिसिस और एस्टर वाले प्रोसेस में जो एसिटिक एसिड है ये प्रोडक्ट जो है ये जैसे प्रोड्यूस होता है कैटलिस्ट के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देता है। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। इसी तरह ये अगले प्रोसेस में ये ऑक्सालिक एसिड की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैंगनीज सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट वगैरह वगैरह। तो इसमें जो मैंगनीज सल्फेट है, इसमें जो मैंगनीज होता है ना बेसिकली, ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उससे भी ओवरऑल जो रेट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मैंगनीज सल्फेट को हम ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे और प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटो कैटालिसिस कहेंगे, ठीक है। एक नेगेटिव कैटालिसिस होता है, यानी किसी सब्सटेंस को ऐड करें तो वो उल्टा क्या करे, आपका जो प्रोसेस है उसके रेट को वो डिक्रीज कर दे, ठीक है। तो इस तरह का मतलब आप कह रहे जो प्रोसेस है उसको हम नेगेटिव कैटालिसिस कहते हैं, इनहिबिशन भी कहते हैं सिंपली आप कह रहे हैं। तो इसके अंदर मतलब जो है ये मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास जो है मतलब कि जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, ठीक है, इसको ये एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है ये डिकम्पोज हो जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये हमारे पास क्या बनता है, ये कार्बोनाइल क्लोराइड बनता है,
ठीक है, ये एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है विच इज हार्मफुल टू द लिविंग बीइंग या ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो फिर इससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर ना इस क्लोरोफॉर्म के अंदर हम तकरीबन 2% इसमें एथेनॉल ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन नहीं होती और ये कार्बोनाइल क्लोराइड हार्मफुल केमिकल में भी कन्वर्ट नहीं होता। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये एथेनॉल है, इस रिएक्शन की स्पीड को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर देता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक है, अच्छा, आगे इसकी दो रीजंस लिखी हुई है, दो एग्जांपल्स हैं, ये आपने मजीद खुद देख लेनी है। अब ये नेगेटिव कैटालिसिस की दो इसकी ना लॉजिक्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये लॉजिक्स आपने इसको रीड कर लेना है। तो बस यहाँ तक फिलहाल मतलब आपने इसको याद करना है। तो यहाँ तक मतलब ये हमारा आर्टिकल है। तो नेक्स्ट जो फिर इंशाल्लाह आर्टिकल होगा उसको हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।